आज हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? सबसे पहले अगर हम कोई भी सरफेस लेते हैं, ये कोई सरफेस है, सपोज करो अर्थ सरफेस है, और एक बॉल को हम जो है इसके ऊपर से रोल करवाते हैं, तो बॉल कुछ डिस्टेंस मूव करने के बाद अपने आप स्टॉप हो जाती है। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, if there is no external unbalanced force, body should remain in its state of uniform motion. बट यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, बॉडी नहीं रहती है यहाँ पे, बॉल कुछ टाइम के बाद जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो इसका मीनिंग कोई ना कोई ऐसा फोर्स लगा हुआ है बॉडी और ग्राउंड के बीच में जो उसके मोशन को जो है, बॉडी के मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, जिसकी वजह से वो रुक जाती है। तो ये जो फोर्स था, ये फोर्स एक तरह से बॉडी के मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। तो इसका मीनिंग सबसे पहले तो ये जो फोर्स लगेगा, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई हमारा, ये कोई बॉक्स रखा हुआ है या ऑब्जेक्ट रखा है कोई, जब ये ऑब्जेक्ट, जब इसको हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएंगे, आगे की तरफ मोशन करवाएंगे इसका, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है, जो सरफेस के ऊपर, जिसके ऊपर इसको रखा हुआ है, और जो ये हमारा बॉक्स था या ऑब्जेक्ट था, इन दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट है, ठीक है, वहाँ पर जो है क्या लगता है, फोर्स लगता है, अपोजिंग फोर्स, जिस फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? एन अपोजिंग फोर्स that comes into play when one body actually moves और स्लाइड या रोल भी कह सकते हैं, और इवन ट्राई टू मूव over the surface of another body। तो मीनिंग एक अपोजिंग फोर्स होता है, या हम सिंपली अगर इसको लिखें, ए फोर्स विच अपोजिज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। दो सरफेसेस के रिलेटिव मोशन को जो फोर्स जो है क्या करता है, अपोज करता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सिंपल डेफिनेशन भी कर सकते हो आप यहाँ से। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। किस तरह का फोर्स है? इट इज़ ए कॉन्टैक्ट फोर्स। ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, हमेशा दो बॉडीज़ के बीच में तब लगेगा जब वो आपस में फिजिकली कॉन्टैक्ट में है, यानी कि एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर से जो है वो क्या करती है, मूव करती है या मूव करने की कोशिश करती है। तो सबसे पहले तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब हम इसका ओरिजिन करेंगे। ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन क्या है? ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन, देखो दो व्यूज हमारे पास है। एक तो ओल्ड व्यू हमारे पास है। पहले क्या कंसीडर किया जाता था, अगर ओल्ड व्यू देखें हम फ्रिक्शन का, तो ये सर सपोज किया जाता था भी जो हमारा कोई भी बॉडी है, उसका जो सरफेस है, उसके अंदर कुछ सरफेस के अंदर इरेगुलरिटीज़ है, यानी कि कुछ अप एंड डाउन्स है। कोई भी सरफेस है, अगर उसको एक हाई पावर माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया जाए तो उसका जो सरफेस है वो कैसा है, उसके अंदर कुछ अप एंड डाउन्स है, जिनको बोलते हैं इरेगुलरिटीज़। तो ऐसा ही अगर एक सरफेस और यहाँ पर आ जाए, जिस सरफेस के अंदर क्या है, कुछ इरेगुलरिटीज़ है, तो ऐसे सरफेस जब आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं तो इनकी इरेगुलरिटी एक दूसरे के अंदर क्या हो जाती है, इंटरलॉक हो जाती है। ठीक है, तो इस इंटरलॉकिंग की वजह से हमें कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ता है ताकि एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर मूव कर सके। ठीक है, और उस फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो मीनिंग क्या, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो रीजन है दैट इज इंटरलॉकिंग ऑफ द, क्या है, इंटरलॉकिंग ऑफ द इरेगुलरिटीज़।
जो इरेगुलरिटीज होती है इनकी इंटरलॉकिंग जो होती है, इंटरलॉकिंग ऑफ द इरेगुलरिटीज ऑफ टू सरफेसेस is responsible for the force of sliding friction, फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स लिख सकते हैं। तो इस इंटरलॉकिंग की वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। ये था हमारा ओल्ड कंसेप्ट, लेकिन इस ओल्ड कंसेप्ट की कुछ ड्रॉबैक थी। वो ड्रॉबैक्स क्या थी? सबसे पहले अगर हम ड्रॉबैक करें इनकी, क्या कमियां थी इसकी, या लिमिटेशन कह सकते हैं इसको। लिमिटेशंस ऑफ ओल्ड कंसेप्ट या ओल्ड व्यू। देखो, इसके अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा एरिया दो सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट में आएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ज़्यादा होगा। अकॉर्डिंग टू ओल्ड कंसेप्ट या ओल्ड व्यू, larger the area in contact, between two bodies, more will be the force of friction। क्यों? क्योंकि एरिया जितना ज़्यादा होगा, इरेगुलरिटी उतनी ज़्यादा एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक होंगी। बट एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दो सरफेसेस के बीच में लगता है वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसके इंडिपेंडेंट होता है। हाउएवर, experimentally it was observed that force of friction is independent of the area of contact between two surfaces। एक्सपेरिमेंटली ये पाया कि एरिया ऑफ सरफेस पे डिपेंड नहीं करता, तो ये एक तरह से लिमिटेशन हो गई है, इसकी कमी हो गई है। और दूसरा जो था, अब देखो, अगर फ्रिक्शन को हम चेक करें, अगर सरफेस ज़्यादा स्मूथ होगा, एक्स्ट्रा स्मूथ होगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एकदम से वैनिश हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, ये पाया गया कि जितना ज़्यादा एरिया को स्मूथ कर दे, फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है। ज़्यादा एरिया को स्मूथ करने से फ्रिक्शन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो ये भी इसकी एक क्या थी? ड्रॉबैक थी भी, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया इस चीज़ को भी। तो दो व्यूज आ गए हमारे एरिया पे, जबकि ये ओल्ड व्यू जो कहता है कि एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि एरिया पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता है। दूसरा जो था, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट जो है अगर स्मूथ है, इसका मीनिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो जीरो हो जाएगा। बट ये भी पाया गया कि स्मूथ करने से, सरफेस को ज़्यादा स्मूथनेस इंक्रीज करने से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ये तो थे हमारे ओल्ड व्यू। अब हम करते हैं मॉडर्न व्यू। क्या है? अगर मॉडर्न व्यू देखा जाए भी, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किस वजह से होता है, तो मॉडर्न व्यू क्या था? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेज, according to this view, force of friction arises on account of strong atomic or molecular forces of attraction between the two surfaces
एट द पॉइंट ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट। मीनिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो था वो इंटर एटॉमिक फोर्सेस की वजह से था, इंटर एटॉमिक फोर्स और अट्रैक्शंस की वजह से था। ठीक है, ये हमारा मॉडर्न व्यू है किसके लिए, फ्रिक्शन के लिए। नेक्स्ट हम करते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के टाइप करते हैं हम यहाँ पर। जो फ्रिक्शन के जो टाइप है, हम बेसिकली जो है फ्रिक्शन पढ़ेंगे यहाँ पे। दो तरह का फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। अब जो ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, इसके फर्दर हम टाइप पढ़ेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन। तो सबसे पहले कंसेप्ट करते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन का कंसेप्ट करते हैं। नाम से पता लग रहा है स्टैटिक यानी कि स्टेशनरी। जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर क्या होगा, स्टेशनरी होता है। अब देखो, अगर हम ये सपोज करें ये हमारी कोई भी सरफेस है और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये, तो हम इसको मूव करवाने के लिए अटैम्प्ट करते हैं, इधर मूव करवाने के लिए। ठीक है, और मान लो P हम कोई फोर्स लगाते हैं इधर, और ऑब्जेक्ट का जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, वेट जो लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। और जबकि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ नॉर्मल रिएक्शन जो है नॉर्मल टू द सरफेस लगेगा R। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो आएगा यहाँ पे, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, द अपोजिंग फोर्स that comes into play when one body tends to move when one body tends to move over the surface of another, but the actual motion has yet not started. यानी कि मूव करने की तो कोशिश कर रहे हैं, हमने फोर्स लगा दिया, वो मूव करने की तो कोशिश कर रही है बट मूव नहीं कर पा रही है। जब तक वो मूव नहीं कर पा रही तब तक उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा हुआ है उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इस फ्रिक्शन को हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि ऑब्जेक्ट अब भी स्टेशनरी है, वो मूव नहीं कर रही है, अभी क्या है वो स्टेशनरी है। तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंट फोर्सेज को देखें डायग्राम के अकॉर्डिंग, जो वर्टिकल फोर्स है R, दिस इज इक्वल टू वेट, मीनिंग mg के इक्वल आएगा। और जबकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किसको बैलेंस करेगा, अप्लाइड फोर्स को। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अप्लाइड फोर्स को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। यानी कि बॉडी जो है वो अब भी इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के अंडर है। तो इसका मीनिंग क्या है, जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स को काउंटर बैलेंस करता है। यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, काउंटर बैलेंस करेगा किसको, अप्लाइड फोर्स को। और एक और चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है नोट करने की, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो अपने आप नहीं लगता है। व्हेन देयर इज नो अप्लाइड फोर्स देयर इज नो स्टैटिक फ्रिक्शन, इट कम्स इनटू प्ले द मोमेंट देयर इज एन अप्लाइड फोर्स। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन सिर्फ तब लगेगा जब अप्लाइड फोर्स लगेगा।
ठीक है। और जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करेंगे ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। बट एक ऐसी स्टेज आएगी कि अगर हम अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज कर दें तो ऑब्जेक्ट जो है ये जो ऊपर जो बॉडी रखी है ये ऐसी स्टेज पे होगी कि जस्ट ये एट द वर्ज ऑफ क्या हो जाए, मूव करने शुरू कर दे, जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग हो जाए अगर अनदर बॉडी, ठीक है। तो उस टाइम पे जो मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की आते हैं उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं उसको हम, लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखो अगर अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते रहेंगे कभी ना कभी तो ये मूव करेगा ही, और जब ये मूव करने से पहले जब ये ऐसी स्टेज पे है कि थोड़ा सा भी अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज कर दे ये मूव करना शुरू कर देगा, तो उस टाइम पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा, और उस मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है। लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स that comes into play when one body is just at the verge of moving on या moving over the surface of other body, surface of the other body। तो यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, लिमिटिंग फ्रिक्शन। शॉर्ट में लिख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या होती है, इट इज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं हम क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो नेक्स्ट हमारा है काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर हम अप्लाइड फोर्स को थोड़ा सा लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा कर दें, यानी कि अप्लाइड फोर्स को और ज़्यादा इंक्रीज कर दें कि हमारा अप्लाइड फोर्स जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो बॉडी दूसरे सरफेस पे मूव करना शुरू कर देगी। तो उस टाइम जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा उस फ्रिक्शन को बोलते हैं हम काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, फ्रिक्शन द अपोजिंग फोर्स that comes into play when one body is actually moving over the surface of another body। मीनिंग जब एक बॉडी दूसरी बॉडी की सरफेस के ऊपर मूव करना शुरू कर दे तब जो अपोजिंग फोर्स होता है उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होता है, लेस। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज slightly less than the limiting friction। लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। अगर हम ग्राफिकली यहाँ पर दिखाएं, इधर अप्लाइड फोर्स लेते हैं और इधर लेते हैं फ्रिक्शन, तो स्टार्टिंग में अगर हम कंसीडर करें
जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज। और इस मैक्सिमम वैल्यू को मान लो ए पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है, जिसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, एल से लिख देते हैं हम इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन। और उसके बाद अगर हम क्या करें उसके बाद भी अगर अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करें तो ये जो फ्रिक्शन है ये थोड़ा सा कम हो जाता है। तब इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम बोलते हैं, यानी कि बी पॉइंट पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दिखाया हमने इसको बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये जो लाइन है ये किसको दिखा रही है, स्ट्रेट लाइन, ये स्टैटिक फ्रिक्शन को दिखा रही है। और ए पॉइंट पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो यहाँ तक की जो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है ये क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये जो हमने रिप्रेजेंट किया ये क्या है, हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है। कैसे लिख दिया, एफ के मीनिंग काइनेटिक फ्रिक्शन, एफ एल मीनिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ एस मीनिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन के हमारे पास दो टाइप है, टू टाइप ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। देखो फर्स्ट टाइप जो हमने लिखा था पहले भी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगा, जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड करता है। क्या करता है, जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड करता है तो जब उस टाइम पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है उस फ्रिक्शन को बोलते हैं हम क्या, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं सेम मैनर में, द अपोजिंग फोर्स that comes into play when one body is actually sliding over the surface of another body। मीनिंग जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर क्या करेगी, स्लाइड करेगी। ठीक है, तो जैसे कोई ब्लॉक किसी सरफेस के ऊपर जब मूव करता है, या आइस का एक ब्लॉक जो है वो किसी सरफेस के ऊपर जब मूव करता है तो वो स्लाइडिंग होती है इसकी। वो क्या होती है इसकी, स्लाइडिंग। बर्फ़ के ऊपर भी करते हैं स्लाइडिंग। तो नेक्स्ट हमारे पास है, स्लाइडिंग के बाद हम करते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से लिटिल लेस होता है, कम होता है। और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा, आप देखो रोलर का यूज़ करेंगे, यानी कि पहिए का यूज होता है इसमें। जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर क्या करेगा, रोल करेगा, यानी कि रोलिंग मोशन होगा यहाँ पर। तो द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले when one body is actually rolling over the surface of the other body। ठीक है, उस अपोजिंग फोर्स को हम बोलते हैं क्या, रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे टायर जो होता है ना, टायर रोल करता है, तो रोलिंग फ्रिक्शन का कोज भी कर लेते हैं, कोज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। तो इसका कारण क्या है, जब कोई भी मान लो कोई हैवी व्हीकल है, उसका टायर जो होता है जब ग्राउंड के ऊपर वो मूव करता है तो ग्राउंड के ऊपर वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से ग्राउंड थोड़ा सा हल्का सा नीचे की तरफ डिप्रेशन हो जाता है ग्राउंड के अंदर। तो क्या हो जाता है, ये डिप्रेशन, ग्राउंड के अंदर डिप्रेशन हो जाएगा। तो ड्राइवर को टायर जो है इस डिप्रेशन से बाहर निकालना है।
ठीक है। तो जितना फोर्स लगाना पड़ेगा दैट फोर्स इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन। मीनिंग ये जो डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है टायर के एकदम नीचे, इस डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है। तो इसका मीनिंग ये डिप्रेशन ही जो है दिस इज कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। तो यही रोलिंग फ्रिक्शन का कारण होता है, डिप्रेशन जो बनता है। ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा फोर्स होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन को हमने नाम दिया था सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। क्यों बोला है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स? क्योंकि जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करते हैं स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और जबकि जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होता। तो ये बात याद रखनी है हमें। स्टैटिक फ्रिक्शन किस तरह का फोर्स होता है? सेल्फ एडजस्टिंग, जबकि हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स नहीं होता। अब करते हैं हम इम्पोर्टेंट पॉइंट करते हैं इस चैप्टर का, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कुछ लॉ हमारे पास हैं। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन के कुछ लॉ हमारे पास है। ये लॉ हम जो है यहाँ से स्टडी करेंगे। सबसे पहला है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है, किन्हीं भी दो सरफेस के बीच में जो बॉडी आपस में क्या होते हैं कॉन्टैक्ट में होती है, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के क्या आएगा? डायरेक्टली अपोजिट लाएगा। मीनिंग अगर मान लो ये कोई सरफेस है और यहाँ पर कोई बॉडी रखी हुई है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और बॉडी को मूव कराने के लिए अप्लाइड फोर्स हमने इधर लगाया, वेट इसका नीचे की तरफ लगा mg, तो नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा r। तो ये जो फर्स्ट लॉ कहता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसका जो मैग्नीट्यूड है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। पहली बात याद रखनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट जो है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होती है वो ऑलवेज हमेशा अपोज करती है डायरेक्शन ऑफ मोशन को, एंड व्हेन बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मूविंग अदर सरफेस। तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हमेशा टेंजेंशियली लगता है अलोंग द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज। तो ये बात याद रखनी है, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन always acts tangentially along the surface of contact of two bodies। मीनिंग दो बॉडीज़ का जो सरफेस है उस सरफेस के साथ हमेशा कैसा ऐसे लगेगा? टेंजेंशियली लगता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तीसरा पॉइंट जो है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज। दो बॉडीज़ का जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है उस पर ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, कब तक डिपेंड नहीं करता है, ये भी है यहाँ पे इम्पोर्टेंट। जब तक नॉर्मल रिएक्शन जो होता है दो सरफेसेस के बीच में वो सेम रहता है, मीनिंग जब तक नॉर्मल रिएक्शन सेम है तब तक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दो सरफेसेस के बीच में जो लगता है वो नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ सरफेसेस पे डिपेंड करता है। इस पर डिपेंड करेगा, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन depends on the
नेचर ऑफ सरफेस के नेचर पे डिपेंड करेगा। दो मटेरियल जो आपस में कांटेक्ट में है, सरफेस इज इन कांटेक्ट, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसका मीनिंग नेचर का मीनिंग क्या है, सरफेस रफ है या स्मूथ है। अगर सरफेस जो है रफ है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, और अगर सरफेस कैसा है, स्मूथ, तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम होगा। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन गिवन है कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। म्यू से लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन को एल लगा देते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए। तो कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो आएगा, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। इन दोनों का जो रेशियो आता है, इस रेशियो को बोलते हैं हम क्या, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो सिंपल सी डेफिनेशन है। तो कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सरफेसेस। अब देखो यहाँ पर अगर हम म्यू की बात करें, म्यू किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ये किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करेगा। सरफेस ड्राई है, वेट है, रफ है या स्मूथ है, पॉलिश्ड है या नॉन पॉलिश्ड है। और मटेरियल ऑफ द सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करेगा। और तीसरा डिपेंड करेगा टेम्परेचर ऑफ द सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट पे। यानी कि तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले डिपेंड करता है म्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सरफेसेस, मटेरियल ऑफ द सरफेस, और तीसरा जो है वो टेम्परेचर पे। तीन जो है ये बेसिकली इनके ऊपर ये डिपेंड करता है। ऐसे ही हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसको भी हम म्यू से लिखेंगे, यहाँ पे के लगा देंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। यहाँ पे हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन लिया था, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन ले लेंगे। तो दोनों के रेशियो को भी हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के रेशियो को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, ये लेस होता है किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से। तो इसका मीनिंग जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा वो भी क्या आएगा, लेस देन कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये बात याद रखनी है।